हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 12th नंबर का। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 11 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, जो कॉलेज आपको चाहिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग 12th नंबर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है, ठीक है ना, और दोनों पार्टों को मिला करके आपको 25 to 26 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन आप जो है आपको प्रोवाइड होते हैं। तो दोनों पार्टों को मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे जो है वीडियोस नहीं देखे, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो एक बार जरूर कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकें CUET में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है प्रैक्टिस टेस्ट 12th नंबर का जो है इसका आज हम फर्स्ट जो है पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.3747 बार प्लस 0.1433 बार इक्वल्स। अब इसमें आपको बताना है कि भाई इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें आपका बार लगा है। अब बार को कैसे हटाना है, ठीक है ना, बार को कैसे हटाया जाता है, बार कब लगाया जाता है। तो जब कोई संख्या बार बार, जब किसी संख्या को किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं और वह संख्या जो आपका जो है बार बार रिपीट होती है, तो फिर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार को जो है हटाने का तरीका क्या होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 उस संख्या के नीचे बढ़ा दीजिए। अब जैसे यहां पर आप देखें तो यहां पे आपको दिया गया है 0.3747 बार। ये पूरी संख्याओं के ऊपर बार नहीं, केवल 47 के ऊपर है, प्लस आपका 0.1433 बार। अब इसका जब बार आप हटाएंगे तो किस प्रकार से होगा, देखो ये केवल 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 3747 अपॉन हो जाएगा 99, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है। इन दोनों के ऊपर बार नहीं, तो ये दोनों जीरो, आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए माइनस का 37, जिनके ऊपर बार है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, प्लस सेम यही तरीका इधर अपना लीजिए। तो हो जाएगा 1433 माइनस का हो जाएगा 33 और अपॉन में हो जाएगा आपका 900। कितना हो जाएगा 900। क्लियर है। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लें, कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया तो 1 और ये बचेगा आपका 37 अपॉन हो जाएगा आपका 9900 प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 14 माइनस होगा, 33 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 14। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस का 14 जब होगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 गया तो 1 और 13 में से 4 गया तो 9 अपॉन हो जाएगा आपका 9900। अब इसको जब आप प्लस कर लेंगे, जो कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो प्लस है तो जब इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9, फिर कितना आ जाएगा आपका 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, 4 और 7 हो जाएगा आपका 11, 1 आपका होल्ड हुआ, 3 + 1 4 और 4 और प्लस 1 आपका 5, 5129 अपॉन हो जाएगा 900। अब 9900 से 5129 को जरा भाग दीजिए, देखिए जरा कितना आएगा। तो यहाँ पे भाग दे लीजिए, 9900 का भाग किस पे देना है आपको, 5129 में।
तो जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 5 जा 45, तो 5 टाइम चला जाएगा। देखो जरा, तो आपने कहा 5 0 0 5 0 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 9 जा कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में, चूंकि अभी तो भाई 5 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे भाई ये संख्या 9900 ये भी 4 है, तो यहाँ पे 1 0 आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें से तो भाग जाएगा ना, तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आपने 1 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे आप क्या एक काम करिए, इसको ऊपर लिख लीजिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा। अब जब आप 5 टाइम लेंगे कितनी बार आएगा, 5 0 0 5 0 0, 5 9 जा 45, 4 आपका होल्ड हुआ, 5 9 जा 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49, इसको माइनस करिए, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 0 आप बढ़ा लीजिए, 9 2 जा कितना होता है 18, तो 1 टाइम चला जाएगा, 9 9 0 0 0 0 0, 17 में से 9 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 9 का जरा भाग पढ़ो, अब देखो 9 का जो है 80 में भाग, तो 9 8 जा 72 होता है। अब 8 टाइम तो, लेकिन यहाँ भी देखो 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो अब 9 का भाग 80 में जाएगा नहीं, 9 का भाग 80 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल तो 1 0 और बढ़ा लो यहाँ पे, ठीक है। अब 9 8 जा आपका हो जाएगा कितना, 9 8 जा 72, तो 8 0 0 8 0 0 8 9 जा 72, फिर आपका 7 आ जाएगा, 9 8 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका 79, फिर कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे 0 0, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 9 में से 9 गया 0, ये फिर से आपका 800 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 8000 था, यहाँ 800 है, अब 800 में तो आपने एक डेसिमल के बाद 1 0 बढ़ा दिया तो भी भाग नहीं जाएगा, तो अब आपको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। भाई डेसिमल से आप 1 0 तो बढ़ा सकते हैं, भाग तो जाएगा नहीं, फिर आप 1 0 बढ़ाएंगे, तो 1 0 आपने जब यहाँ पे 0 बढ़ा दिया तो यहाँ 0 आपने और बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप 9 का भाग देंगे तो फिर से इतनी बार जाएगा, फिर से यही संख्या रिपीट होगी, तो जब आप भाग देंगे इसका कितना आ जाएगा आपका 0.5180 बार, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। भाई 8 टाइम गया, देखो यही संख्या तो आ गई सेम, ये वाली 80,000, फिर से 80,000 हो गया, फिर आप 8 टाइम देंगे फिर 80,000 आएगा, तो 8080 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो ये जगह 0.5180 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपका जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 0.5180 बार। तो समझ में आया बार कब आप लगाते हैं, भाई जो अब संख्या थी बार बार फिर से वही रिपीट हो रही है, तो जब रिपीट हो तो उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, 0.5180 बार। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका जो है कि द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ 8 पर्सन इज 16 ईयर्स। If the age of one more person be added to it, the average increases by 1 year. Okay, the age of the added person is 8 व्यक्तियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, ठीक है। यदि इसमें एक व्यक्ति की आयु और जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए व्यक्ति की आयु है 18 ईयर है, 25 ईयर है, 27 ईयर है कि नन ऑफ दीज है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा का पूरा पहले उसका सम निकाल लीजिए। जैसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ 8 पर्सन इज 16 ईयर। तो अगर मैं बात करूं कि द सम ऑफ, अगर मैं बात करूं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 8 पर्सन तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 इंटू 8, ठीक है ना। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 6 जा आपका 48, ठीक है ना। 8 6 जा कितना होता है आपका 48, और 8 1 जा 8 और 4 हो जाएगा 12, 128, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक बंदा और आ गया, एक पर्सन और आ गया, तो भाई जो टोटल पर्सन हो जाएंगे वो 8 की जगह 9 हो जाएंगे, और जो एवरेज है ना,
जो एवरेज है वो आपका एक बढ़ गया, अर्थात 16 की जगह कितना हो गया आपका 17 हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं कि नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ 9 पर्सन, तो आप कहेंगे भाई अब पर्सन हो गए आपके 9 और जो एज है वो आपकी एवरेज में एक बढ़ गई, तो अब जो है इसका टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, ठीक है, और 9 1 जा 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 153 हो गया। अब देखो 8%, जब 8% थे तो उनकी टोटल एज 128 थी, 1% के और आ जाने से टोटल एज 153 हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि द एज ऑफ न्यू पर्सन, अगर मैं बात करूं कि द एज ऑफ न्यू पर्सन तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 153 माइनस 128, 153 माइनस 128 कितना आ जाएगा ये, तो 13 माइनस 8 तो आ जाएगा आपका 5 और 4 माइनस 2 तो आ जाएगा 2, 25 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, 25 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात जो नया पर्सन आया है उसकी जो आयु है वो 25 ईयर है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, आप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, जरा उसको समझिए। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट देखो कैसे आप लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 16 ईयर है, ठीक है ना। अब देखो जब एक नया बंदा आया, एक नया व्यक्ति आया, ठीक है ना, तो जो एवरेज है वो एक बढ़ गया। तो अगर मैं बात करूं कि द एज ऑफ न्यू पर्सन, देखो एक लाइन में आंसर न्यू पर्सन, तो कैसे आप निकालेंगे, अगर उसकी एज 16 ईयर होती, जो नया पर्सन आया अगर उसकी एज 16 ईयर होती तो क्या एवरेज में कोई डिफरेंस आता, नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन उसके आने से एवरेज एक बढ़ गया, तो भाई जब उसके आने से एवरेज एक बढ़ा है तो वहां पर हर एक बंदे की, अब टोटल बंदे कितने हो गए, 8 की जगह 9 हो गए, तो हर एक बंदे की एक वर्ष एज बढ़ गई, तो टोटल जो एज बढ़ गई वो 9 बढ़ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो नया बंदा आया उसके आने से भाई एक एवरेज एज बढ़ गई, तो अब टोटल पर्सन 8 की जगह 9 हो गए, तो कितनी बढ़ गई, 9 ईयर बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी एज कितनी थी, 16 + 9 25 ईयर, 25 ईयर। देखो एक लाइन में आंसर, ठीक है ना, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप पूरा इस प्रकार से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, ये समझ में आया कैसे भाई। अगर उसकी एज 16 ईयर ही होती जो नया पर्सन आया तो आपके एवरेज एज में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब एवरेज एज एक बढ़ गई, अब पर्सन कितने हो गए, 8 की जगह 9 हो गए, तो मतलब है कि सबकी एक ईयर एज बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 + 9 तो हो जाएगा आपका 25 ईयर, अर्थात जो नया बंदा आया था, जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज है 25 ईयर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 10%. The number so obtained is 10 less than the original number. What is the original number? बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि let the original number is a. हमने मान लिया कि let the original number is a. आपने मान लिया a है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको पहले 10% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, और बाद में उसको 10% इंक्रीज कर दिया गया। तो जो आपको नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार से प्राप्त जो संख्या है वो मूल संख्या से कितनी, आपकी 10 कम है। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो यहां पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आपका जो नंबर था a, उसको पहले 10% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, अर्थात 100 था उसमें से 10 आपने माइनस कर दिया, ठीक है, और अपॉन 100, तो ये कितना बचा, ये आपका बचा 90a अपॉन 100। अब जो ये नंबर आपको मिला, ये नंबर जो मिला ना आपको, ये नंबर जो आपको मिला 90a अपॉन 100, इसको आपने अब 10% बढ़ा दिया, इसको आपने 10% बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो देखो जब आपने इस नंबर को 10% बढ़ाया अर्थात 90a अपॉन 100, इसको जो है आपने 10% बढ़ा दिया अर्थात इसका जो है 110% मतलब अपॉन में 100। भाई जब घटाया तो माइनस हो गया, अब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 प्लस आपका 10 तो 110% है तो अपॉन में 100। अब जो संख्या प्राप्त हुई अर्थात जो संख्या प्राप्त हुई वह आपके ओरिजिनल नंबर से 10 क्या थी, कम थी। ओरिजिनल नंबर आपने क्या माना a, तो a से वह संख्या 10 क्या है आपकी, कम है। अब जरा देखो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 99a अपॉन हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a माइनस 10, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आपका 99a इक्वल्स टू 100a माइनस 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब a एक तरफ कर लो तो हो जाएगा आपका 100a माइनस 99a इक्वल्स टू 1000 के, यहाँ पे a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1000 के, अर्थात वो जो ओरिजिनल संख्या है वो कितनी थी आपकी 1000। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है आपका 1000 है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। आपने ओरिजिनल नंबर कितना मान लिया a, पहले वो 10% घटा अर्थात 90a अपॉन 100 हो गया, बाद में उसको 10% बढ़ा दिया गया, किसका 90 अपॉन a का 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया 110 अपॉन 100, परसेंटेज है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और जो संख्या प्राप्त हुई वो ओरिजिनल नंबर से 10 क्या थी, कम थी, तो a माइनस 10 हो गया। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो a बराबर कितना आ गया आपका 1000, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है, आज क्लास का 4th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स द डिस्टेंस इन 12 आवर्स। इफ द स्पीड बी इंक्रीज्ड बाई 3 किलोमीटर पर आवर, द सेम डिस्टेंस बी कवर्ड इन 10 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस। एक कार एक समान चाल से इस दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यदि गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाता है तो समान दूरी 10 घंटे में तय की जाती है। दूरी ज्ञात कीजिए, वो डिस्टेंस कितनी है वह ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने मान लिया कि डिस्टेंस, हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस बी ए किलोमीटर। कितना मान लिया आपने, ए किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोनों की सेम है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब वह एक समान चाल से जब वह जाता है, ठीक है ना, तो वह उस दूरी को 12 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो वही दूरी जो है वह 10 घंटे में तय कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो देखो S बराबर क्या होता है, तो आपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो S1 कितना हो जाएगा, आपने कहा डिस्टेंस आपने A मानी है तो A अपॉन 12 हो जाएगा। अच्छा S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा आपका A अपॉन 10, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 3 किलोमीटर। क्योंकि जब स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर आपने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तब तो उसने इस दूरी को 10 घंटे में तय किया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया आपका 3। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका a अपॉन 10 माइनस a अपॉन 12 इक्वल्स टू आपका दिया है 3, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60, 10 6 जा 60 तो ये 6A हो जाएगा, 12 5 जा 60 तो ये 5A हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू 3 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपका A इक्वल्स टू आ जाएगा 180, और A आपने डिस्टेंस ही तो मानी थी, तो जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी आपकी 180 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें तो पहली स्पीड कितनी रही होगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, पहली स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 180 किलोमीटर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड्स इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 100 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमीस्फेरिकल एंड इज 7 centimeter, then what will be the cost of polishing its surface at 1 rupees per decimeter square? एक ठोस अर्धगोलाकार सिरों वाले एक बेलन से बना है। यदि ठोस की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी सतह को 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने की लागत क्या होगी? आपका जो है इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका जो है एक ठोस अर्धगोलाकार सिरों, ठीक है, एक ठोस है जो अर्धगोलाकार सिरों वाले एक बेलन से क्या है बना है। देखो कुछ ऐसा है, ये देखो ये आपका जो है कुछ ऐसा एक आपका सिलेंडर है। ठीक है, जो आपका कुछ ऐसा है जो एक अर्ध गोलाकार सिरों वाले जो है सिरों से बना है, कुछ ऐसा। देखो ये आपका कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका ऐसा होगा ये, और ये आपका क्या हो गया, आपका अर्ध गोलाकार हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे। ओके, अब देखो आगे क्या है, यहाँ ये आपका सिलेंडर हो गया। अब आगे कह रहा है कि A solid is composed of a cylinder with hemispherical end if the whole length of the solid is 100 centimeter। whole length अर्थात यहाँ से पूरी यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से पूरी, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की जो लेंथ आपको दी गई है, ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये पूरी आपकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 100 सेंटीमीटर। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जो ये आपकी रेडियस है, जो ये रेडियस जो आपको दी गई है, ये दी गई 7 सेंटीमीटर। ये आपका एंड होगा ना इसका, भाई ये आपका अर्धगोलाकार बनेगा तो ये आपका एंड हो जाएगा। और ये जो आपकी रेडियस दी गई है, ये जो रेडियस दी गई है, ये दी गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 और इधर भी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो तो हमको दिया गया है कि टोटल हाइट, ठीक है ना, होल लेंथ ऑफ द सॉलिड विथ हेमिस्फेरिकल एंड कितना दिया गया आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल हाइट कितनी दी गई है, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, स्फेरिकल एंड कितना दिया गया है आपका, ये दिया गया है आपको 100 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है,
100 सेंटीमीटर। क्लियर है? पूरा यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं बात करूं कि ये हाइट कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस हाइट को जरा निकालिए, ये वाली हाइट, ये, तो अगर यहाँ पे हम निकालें कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर अर्थात h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका जो है 100 माइनस 7 इंटू 7। ठीक है भाई, ये आपका इंड है ना, इसका ये हेमिस्फेरिकल का इंड है, तो ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, इसको आप इधर से माइनस कर दो तो ये हाइट आपको मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो 100 माइनस 14, तो ये हाइट आ जाएगी आपकी 86 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी हाइट, 86 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है ये है आपकी 86 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये है आपकी 86 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है कि इसकी सतह को, ठीक है ना, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट 1 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर। इसकी सरफेस को अगर 1 रुपए प्रति डेसीमीटर प्रति वर्ग डेसीमीटर के हिसाब से अगर आपको इसकी पॉलिश कराना है तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका जरा हम क्या निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड, बोथ हेमिस्फेरिकल एंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस क्या हो जाएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे जो आपका जो है सरफेस एरिया बहुत हेमिस्फेरिकल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा एक का हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, एक का क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का है तो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अब देखो अगर यहाँ से जो है हम 2 पाई आर को बाहर ले लें, 2 पाई आर को बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपका 2r प्लस एच, 2r प्लस एच। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो यहाँ पर ये जो हाइट है, इसकी हाइट जो इसकी कितनी आपकी 86 है, हाइट जो कितनी आपकी 86 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है आपकी 7, 2r तो 2 इंटू 7 प्लस h है आपका 86, कितना हो जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4400, कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पॉलिश आपको कराना है वो डेसीमीटर पर स्क्वायर में कराना है, तो इसको हमको डेसीमीटर पर स्क्वायर में बदलना होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अब चूंकि देखो वहां पे 0.1 है तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये जाएगा 4400 अपॉन हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 44 dm स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 44 dm स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर। अब जो पॉलिश कराना है वो 1 रुपए प्रति डीएम स्क्वायर पे कराना है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पॉलिशिंग इट्स सरफेस, पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट 1 रुपीज
पर डेसीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जो है 44 इंटू 1, ये हो जाएगा जो है आपका 44 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका 44 रुपीज़। कितना आ जाएगा 44 रुपीज़ का खर्च आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। एक जो सिलेंडर था आपका, जो ठोस सिलेंडर था, ठीक है ना, वो एक अर्धगोलाकार सिरों के द्वारा बना हुआ था। तो आपसे इसमें पूछा गया था कि जो इसका सरफेस है उसको अगर 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसकी पॉलिशिंग कराते तो कितना रुपए हमें खर्च करना पड़ेगा, तो 44 रुपीज़ का खर्च आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13:1/2% पर एनम amounts to 3080 rupees in 4 years, then find the principal is। 13/1/2% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर राशि 4 साल में 3080 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जरा एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 13:1/2%। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 2 जा 26, 26 और 1 हो जाएगा 27, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 27/2% आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका अमाउंट दिया गया है, जो आपका अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट है आपका जो है 3080 रुपीज़। कितना है, 3080 रुपीज़। अच्छा, टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है आपका 4 ईयर। टाइम आपका दिया गया है 4 ईयर। अब देखो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने कहा अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल प्लस सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, जो आपने किसी को पैसा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया, तो लास्ट में जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको मिश्रधन मिलेगा, अर्थात जो आपको अमाउंट मिलेगा, उसमें आपका प्रिंसिपल और प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलकर दोनों जुड़कर तो मिलेगा आपको। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो P प्लस PRT/100। अब वहाँ पे अपॉन 100 हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका परसेंटेज में आता है। तो हम कह सकते हैं कि SI इक्वल्स टू क्या होता है आपका PRT होता है। अगर हम यहाँ से P को बाहर ले लें तो बचेगा 1 प्लस RT, बचेगा 1 प्लस RT। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अमाउंट इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस RT। ठीक है, क्लियर है। अमाउंट इंटू 100 कैसे भाई, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो किसमें आपका परसेंटेज में है। अब जरा देखो यहाँ पे अमाउंट आपका कितना दिया गया है, आपने कहा अमाउंट दिया गया है 3080 इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 27/2 और इंटू हो जाएगा आपका 4। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 2 जा 54 और 54 और 1 कितना हो जाएगा आपका 54 और 1 हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा आपका 55। तो जगह 3080 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा जो है आपका ये 55। कितना हो जाएगा आपका 55। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा आपका 3080 इंटू आपका जो है 100 अपॉन 55। अच्छा यहाँ पे एक मिनट जरा रुकिए भाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे आपका 100 आएगा ना, एक मिनट जरूर रुकिए, यहाँ से हमने गलत कर दिया है।
इसको हम लोग सही कर लेते हैं। भाई देखो R अपॉन 100 होगा ना, तो यहाँ पे आपका 100 प्लस RT होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस RT, क्योंकि भाई देखो जब यहाँ पे आप R अपॉन 100 करेंगे, ठीक है ना, PRT अपॉन 100 करेंगे, तो अगर आप 100 यहाँ से बाहर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई अगर अमाउंट में करेंगे तो 100 यहाँ भी तो आएगा, तो 100 प्लस RT होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस RT। यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर लिया, क्योंकि भाई जब ये आपका SI का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि R आपका परसेंटेज में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे जो है अपॉन 100, जब 100 आप बाहर लेंगे, अमाउंट में उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 में यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्लियर है? ये हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया था, तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट कितना है हमारा 3080 रुपीज, इंटू है आपका 100, नीचे कितना हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 27/2। बाकी हमारा सब कुछ सही था। वहाँ पे जो हम लोगों को क्या करना चाहिए था, 100 प्लस RT करना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो है 3080 इंटू आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका 27 2 जा 54 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154। अब 154 से जब आप 308 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 2 टाइम ये जाएगा, ये 2 टाइम डिवाइड जाएगा 20 आ जाएगा। 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2000 रुपीज आ जाएगा, अर्थात जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका आ जाएगा 2000 रुपीज, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ही तो आपको फाइंड करना था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा आपका 2000 रुपीज आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र एंड गजिंदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड राजेंद्र alone can do the work in 12 days. In how many days can Gajinder do it alone? राजेंद्र और गजिंदर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और राजेंद्र अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो गजिंदर अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है, 50 डेज में कि 60 डेज में कि 45 डेज में कि आपका 30 डेज में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो आपका राजेंद्र है, ठीक है ना, और जो गजिंदर है, ये दोनों मिलकर किसी काम को एक साथ में 10 दिनों में कर सकते हैं, और जो राजेंद्र है ये अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लूं 10 और 12 का, तो मुझे टोटल वर्क यहां से मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इनके इफिशियंसी की, तो राजेंद्र और गजिंदर की मिलकर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6, और राजेंद्र की अकेली इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5। तो अगर मैं यहाँ पे गजिंदर की इफिशियंसी निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गजिंदर की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, तो राजेंद्र प्लस गजिंदर की मिला की इफिशियंसी, और इससे हम माइनस कर देंगे राजेंद्र की इफिशियंसी को। तो आपने कहा दोनों की मिला की जो इफिशियंसी है वो आपकी 6 है और राजेंद्र की अकेले की 5 है, तो गजिंदर की अकेले की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। गजिंदर की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो अब गजिंदर को अकेले ये काम करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि गजिंदर डू इट अलोन, गजिंदर डू इट अलोन, तो अब देखो यहाँ पे जो है टोटल वर्क कितना है 60 और उसकी इफिशियंसी कितनी है गजिंदर की अकेले की 1, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको 60 डेज लग जाएगा। अगर वह अकेले काम करता है उसको, तो उसको जो है इस काम को करने में 60 डेज लग जाएंगे।
क्लियर है? क्योंकि भाई इफिशियंसी उसकी एक दिन में एक काम करने की है, टोटल काम है 60, तो 60 काम को करने में 60 डेज लग जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर गजेंद्र अकेले इस काम को करेगा तो उसको 60 डेज लगेंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि अ बैग कंटेन्स नोट्स ऑफ 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज whose values are in proportions 5:4:3. If the total number of notes are 62, the total amount is। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं जिनका मूल्य 5:4:3 के अनुपात में है। यदि नोटों की कुल संख्या 62 है तो कुल राशि कितनी है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो ये आपका जो है उसमें दिए गए हैं नोट्स कि 5 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज के नोट्स थे और ये उनकी वैल्यू दी गई है किस रेशियो में है? 5:3:4। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई ये उनका क्या दिया गया है? भाग दिया गया है कि 5 रुपीज के आपके जो नोट्स उनका शेयर आपका 5 है, जो आपके 10 रुपीज के नोट्स थे उनका शेयर आपका 4 है और जो 20 रुपीज के नोट्स थे उनका शेयर आपका 3 है। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 3। अब यहां से अगर मुझे हर एक नोट की वैल्यू पता चल जाए कि भाई कौन से नोट, जो 5 रुपए के नोट थे वो कितने थे और जो आपके 10 रुपए के नोट थे वो कितने थे, ठीक है ना? तो अब वहां पर टोटल अमाउंट में बता सकता हूं। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो नंबर ऑफ नोट्स आप कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ नोट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट इन रुपीज अपॉन भाई नंबर ऑफ नोट्स कैसे आप निकालेंगे? तो अमाउंट ऑफ रुपीज अपॉन वैल्यू ऑफ नोट इन रुपीज, वैल्यू ऑफ नोट इन रुपीज। ठीक है, क्लियर है? अमाउंट इन रुपीज अपॉन वैल्यू ऑफ नोट इन रुपीज। तो अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ नोट्स 5 रुपीज, ठीक है ना? नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट या नंबर ऑफ नोट्स 5 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। तो आपने कहा कि जो है जो अमाउंट है, जो उसका भाग है वो कितना है आपका 5 और 5 रुपीज का नोट्स भी आपका दिया है तो यहां पे उसका जो शेयर है वो है 5, तो 5/5 = हो जाएगा 1। ठीक है भाई, यहां पे देखो अमाउंट इन रुपीज कितना दिया गया है आपका 5, ठीक है, और यहाँ पे जो है जो बैग में आपका 5 रुपीज का जो वैल्यू दी गई वो 5 दी गई है, 5 रुपीज की वैल्यू 5 ही तो होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। अब इसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, तो ये हो जाएगा आपका जो है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है, अपॉन 10, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 2 से आप इसको कट कर दो। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, तो आपने कहा इनकी संख्या है 3/20। अब ये जो नोट्स हैं ये टोटल कितने के बराबर है? 62 की, क्योंकि टोटल नोट आपके 62 हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1 + 2/5 + 3/20 और ये = के हो जाएगा आपके 62 के। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा आपका 3 = 62 के। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कितना हो जाएगा आपका 28 और 3 31, तो ये 1 = हो जाएगा आपका 62 × 20/31, ठीक है, तो 31 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2,
तो 22 जा आपका हो जाएगा 40, 22 जा कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना। 22 जा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पे जो वैल्यूज का रेशियो दिया गया है उसका टोटल सम कितना है, उसका टोटल सम कितना है, तो आपने कहा टोटल अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ठीक है, जो आपका रेशियो अर्थात 5 + 4 + 3 और इनटू हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 × 40, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 480 रुपीज़। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आई आपको? भाई ये जो आपको रेशियो दिया गया था, इनकी वैल्यूज का रेशियो दिया गया है कि 5 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है 5, जो 10 रुपीज़ है उनका 4 और जो 20 रुपीज़ उनकी वैल्यूज आपकी 3 है। तो टोटल कितनी है आपकी 12 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई इनका भाग्य दिया कि इसको मानते तो 5x 4x 3x, ठीक है। हमने वहाँ पे x नहीं माना तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आपकी 40 आ गई। टोटल जो इनकी वैल्यू है वो है आपकी 12, यहाँ पे उसकी वैल्यू है आपकी 40, तो 12 × 40 कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट आपका 480 रुपीज़, 480 रुपये। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इफ sec थीटा + tan थीटा = p, देन sec थीटा = व्हाट, p² - 1/2p, p² - 1/p, कि p² + 1/p, कि p² + 1/2p। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है कि sec थीटा प्लस आपका tan थीटा = p, ये आपको दिया गया है। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = होता है आपका 1। अब यहां पर देखो आप ये फार्मूला लगा दो, a² - b² को आप क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b। तो अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले को लगाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके। और यहाँ पे इसको लिख देंगे आप sec थीटा प्लस tan थीटा = हो जाएगा आपका 1। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है p, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो sec थीटा माइनस tan थीटा = हो जाएगा आपका 1/p, कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 1/p। अब देखो यहाँ पे दो फार्मूले आपको मिल गए, एक तो आपका ये है sec थीटा प्लस tan थीटा = p, और एक ये sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/p, ठीक है। ये दो आपके जो है इक्वेशन आपको मिल गए। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इन दोनों को जो है हम यहाँ से ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा = आपका p है, और sec थीटा माइनस आपका tan थीटा = आपका 1/p है। अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2 sec थीटा = हो जाएगा आपका p + 1/p, कितना हो जाएगा p + 1/p। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p² + 1 हो जाएगा आपका p। तो यहाँ पे sec थीटा = हो जाएगा आपका p² + 1/2p, कितना हो जाएगा p² + 1/2p। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और आपको sec थीटा की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो sec थीटा = हो जाएगा आपका p² + 1/2p। क्लियर है। तो भाई यहाँ पे आपको sec थीटा प्लस tan थीटा = p दिया गया था। आपको ये आइडेंटिटी पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = होता है आपका 1। यहाँ पे आपने फार्मूला लगा दिया a² - b² का, a² - b² को आप क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b। तो यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा × sec थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 के हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि p है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/p। दोनों को ऐड करने पे आपको सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, जो है p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ पे 2 सेक थीटा था, तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1/2p। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द ब्रीथ इज टू बी डिक्रीज्ड सो दैट एरिया रिमेन्स सेम। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो अब देखो यहाँ पे आपका इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो लेंथ है लेंथ को क्या किया गया, तो आपने कहा इंक्रीज किया गया, ठीक है ना। कितना इंक्रीज किया गया, इंक्रीज कर दिया गया कितना, तो आपने कहा ये आपका 20%। अच्छा 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 20% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5। तो अब एक चीज जरा समझिएगा, देखो लेंथ जो है पहले आपकी कितनी थी, अगर बात करें तो पहले आपकी 5 थी, बाद में जो है उसमें कितनी 1 की वृद्धि कर दी गई, अब लेंथ कितनी हो गई आपकी 6। ठीक है भाई, 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 मतलब डिनोमिनेटर को अगर आप पूरी वैल्यू मान लें कि जो है आपका जो है लेंथ 5 थी, तो उसको 1 बढ़ा दी गई, अर्थात लेंथ आप कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई। तो अब यहाँ पर जो विड्थ है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है ना। विड्थ जो है कितने परसेंट डिक्रीज की जाए, ठीक है, अर्थात चौड़ाई को कितने प्रतिशत आप डिक्रीज कर दें, ठीक है, कितने प्रतिशत क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, ठीक है, ताकि जो आपका एरिया है रेक्टेंगल का वो सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो लेंथ पहले कितनी थी 5, अब कितनी कर दी गई 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी जो ब्रीथ थी, अगर पहले 6 थी तो अब कितनी करनी पड़ेगी आपको 5। ब्रीथ जो पहले 6 थी अब कितनी करनी पड़ेगी 5, अर्थात 1 कम करनी पड़ेगी कितने में आपको 6 में। बात मेरी समझ रहे हैं भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो अगर मैं बात करूं तो लेंथ जो है पहले 5 थी अब 6 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रीथ की बात करूं तो अगर यहाँ पे मैं b को ले लूं और मैं कहूँ पहले ब्रीथ 6 थी, अब आपको कितनी करनी पड़ेगी 5, क्योंकि भाई जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो पहले देखो लेंथ अगर 5, ब्रीथ आपकी 6, तो 5 6 आपका 30। अब जो लेंथ उसने 20% बढ़ा दी गई, अर्थात 1 आपने बढ़ा दी, अर्थात लेंथ आप 6 कर दी, तो आपको ब्रीथ क्या करनी पड़ेगी 5 करनी पड़ेगी। तो 6 × 5 अब भी आपका 30 रहेगा। तो जो आपने ये ब्रीथ 1 घटाई है, जो चौड़ाई आपने 1 कम की है, वो किसके सापेक्ष में कम की है, 6 के सापेक्ष में। तो 1/6, और 1/6 को आप डायरेक्ट ले सकते हैं 16:2/3%। कितना लिख सकते हैं 16:2/3%। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी आपको 1/6 दिया है, डायरेक्ट उसको परसेंटेज में लिखना है, तो 16:2/3% आप लिख सकते हैं। नहीं आपको पता है तो आप यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करिए, 1/6 × 100। जब 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी चौड़ाई है उसको आपको 16:2/3% क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ ड्रम कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the ratio 5:3. When 6 liters of mixture are drawn off and the drum is filled with B, the ratio of A and B becomes 15:17. How many liters of liquid B was contained in the drum initially? एक ड्रम में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और ड्रम को B से भर दिया जाता है तो A और B का अनुपात 15:17 हो जाता है।
तो कितने लीटर तरल बीज शुरू में ड्रम में निहित था? इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए इसमें जो है दो आपके लिक्विड हैं A और B, जिनका रेशियो दिया गया है 5:3, ठीक है ना, 5:3। तो मैंने मान लिया कि लेट मिक्सचर A इज, ठीक है ना, लेट लिक्विड A इज, मिक्सचर तो बनाया गया दोनों को मिला के, ठीक है ना, लिक्विड A इज 5A एंड B इज 3A। मान लिया भाई ये तो रेशियो दिया गया है, 5:3 दिया गया A और B का। तो मैंने मान लिया कि जो लिक्विड A है उसका जो भाग है, पार्ट है, वो 5A है, और जो आपका B का है वो आपका 3A है, जो इनिशियल में उस जो है उस कंटेनर में दोनों भरे हुए हैं। अब कह रहा है कि व्हेन 6 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द ड्रम इज फिल्ड विथ B, जो मिक्सचर निकाला गया उसकी जगह किस लिक्विड को भरा गया? B को फिल किया गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो भाई, जब आपका मिक्सचर निकाला गया तो उसमें से आपका A और B दोनों निकाले गए, लेकिन जब फिल किया गया तो वहाँ पर आपका केवल B से उसको फिल किया गया, और फिल करने के बाद जो A और B का रेशियो है वो 15:17 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा आपका जो है, आपने यहाँ पर निकाला जो है, सबसे पहले A से निकाला गया तो 5A माइनस, अब टोटल आपका जो है लिक्विड कितना है, तो आपने कहा 5 + 3 8 है, उसमें से A कितना है आपका 5 है, तो 5/8 इंटू आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 6 लीटर यहाँ से निकाला गया, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा आपका 3A माइनस 3/8 इंटू 6, और इसमें फिल कर दिया गया आपका 6 लीटर, कौन सा? B वाला। भाई जो 6 लीटर आपका निकाला गया मिक्सचर, उसमें जब फिल किया गया उसको तो किससे फिल किया गया? B से, तो B को 6 लीटर है तो उसमें फिल किया जाएगा, और जो अब आपका रेशियो बन गया वो रेशियो बन गया आपका 15/17। कितना बन गया? 15/17। क्लियर, समझ में आया भाई? 5 आपने जो आपका लिक्विड A था उसको आपने 5A मान लिया, जो B था उसको आपने 3A मान लिया, तो उसमें से जब आपका A लिक्विड निकाला जाएगा तो 5A माइनस 5/8 इंटू 6 लीटर चूंकि निकाला गया है। अब 6 लीटर जो आपका बाद में फिल किया गया वो किससे फिल किया गया? B से फिल किया गया, तो यहाँ से भी आपका निकाला गया, लेकिन 6 लीटर इसमें और मिला दिया गया, वो B मिलाया गया, तो रेशियो आपका हो गया 15/17। अब जरा इसको सॉल्व कर लें, देखो ये हो जाएगा 8 5 जा 40A, और प्लस हो जाए नहीं माइनस हो जाएगा आपका 30, अपॉन हो जाएगा आपका 8, अपॉन में ले लो, ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 जा आपका हो जाएगा 8 3 जा 24A, माइनस कितना हो जाएगा 6 3 जा आपका 18, और प्लस हो जाएगा आपका 48, अपॉन हो जाएगा आपका 8, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15/17। अब देखो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और अब आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पे आप 17 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, 15 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, तो 17 का जब मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 680A माइनस हो जाएगा आपका 510, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, यहाँ पे आप 17 का मल्टीप्लाई इधर कर लें तो ये हो जाएगा आपका 680A माइनस हो जाएगा 510, इक्वल्स टू 15 का मल्टीप्लाई इधर कर लें तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 66 आपका होल्ड हुआ, 15 2 जा 30 और 6 हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा A, और ये प्लस का आएगा क्योंकि 48 से जब आप 18 को माइनस कर देंगे, 48 से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में जब आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 450 आ जाएगा।
अब ए एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा आपका 680A माइनस 360A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 450 प्लस 510। अब देखो इसको जरा माइनस कर लो, 0, 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो आपका 3 आ जाएगा। तो 320A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, 0, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A की वैल्यू, A की मात्रा कितनी थी, तो A की मात्रा थी शुरुआत में आपका 5A, तो इसकी शुरुआत में जो मात्रा हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 लीटर। अगर हम B की बात करें तो B का जो शेयर था वो था आपका 3A, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, तो इनिशियल में जो आपका B था वो था 9 लीटर। वो कितना था आपका 9 लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि B जो है शुरू में कितना था, तो 9 लीटर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो शुरुआत में जो A है वो आपका 15 लीटर था और जो आपका B है वो आपका 9 लीटर था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्लॉथ स्टोर इज ऑफरिंग बाई 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाई द स्टोर। इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया है आपको, यहां पर दिया गया है ऑन परचेजिंग 3 आइटम्स दिया गया 1 आइटम इज फ्री, 1 आइटम इज फ्री दिया गया है। ठीक है, तो भाई जो फ्री में है वही तो डिस्काउंट में है, जो फ्री में है वही तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, जो फ्री में है वही तो उसको डिस्काउंट में है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल आइटम कितने हैं, टोटल आइटम कितने हैं जो उसने भाई खरीदे, अगर वो 3 खरीदता है तो एक उसको मुफ्त मिलता है, तो टोटल आइटम कितने हैं, तो आपने कहा टोटल आइटम है आपके 4, क्योंकि आपने 3 खरीदे तो एक आपको मुफ्त मिल गया, जो मुफ्त मिला वही तो आपको डिस्काउंट मिला था। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट आइटम की, अगर मैं बात करूँ कि भाई डिस्काउंट आइटम कितना है, डिस्काउंट आइटम, तो आपने कहा डिस्काउंट आइटम 1 है, तो आपका जो है डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा एक आइटम का डिस्काउंट मिला कितने में, 4 में। भाई टोटल मैंने 4 आइटम मुझे मिल गए, तो 3 के खरीदने पर एक मुझे मुफ्त मिल गया, और जो मुझे मुफ्त मिला वही तो मुझे फ्री में मिला था। ठीक है ना, तो ये मुझे 1 कितने में फ्री में मिला, 4 आइटम में। ठीक है भाई, 3 वो और एक आपका जो फ्री था, तो टोटल आइटम आपके 4 है, एक आपको फ्री में मिला है, तो 1/4 इंटू आपका 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 25%। 1/4 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25%। क्लियर है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 25% का। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, तो भाई उसने 3 खरीदे थे, एक मुफ्त मिला था, तो टोटल जो है उसको 4 आइटम मिले, लेकिन एक जो उसमें था वो आपका फ्री वाला था, तो डिस्काउंट तो उसको एक ही आइटम में मिला ना, तो एक आइटम का डिस्काउंट कितने में मिला, 4 में, तो 1/4 का मतलब हो गया 25% का उसको डिस्काउंट मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।